नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी युद्ध विराम। उसका नाम शांतनु था। नगर पालिका में पिता बाबू थे। एक बड़ी बहन थी जिसका विवाह इसी वर्ष हो गया था। माँ गृहिणी थी। शांतनु के व्यवहार से, उसके रहन सहन, तौर तरीके से सारा परिवार परेशान था। एक विवाह समारोह में उसकी माँ मिली और बेटे की उद्दंडता की निंदा उसी के सामने करने लगी। मैंने ध्यान से शांतनु की ओर देखा। वह मोबाइल से लगातार फोटो खींचे जा रहा था, आंखों से देखे बिना कि वह क्या चित्र ले रहा है। कभी उसका मोबाइल दाएं घूमता, कभी बाएं, कभी अपने सामने तो कभी पीछे। फ्लैश की लाइट इधर उधर कौंध रही थी। वह लगभग 20 वर्ष का युवक था, सुदर्शन, स्वस्थ। मैंने देखा कि माँ के मुख से अपनी निंदा सुनकर वह बुरा नहीं मान रहा था, बल्कि अपने बारे में हो रही चर्चा से स्वयं को विशिष्ट मानने का भाव उसे संतोष दे रहा था। मैंने चाय पीने का आमंत्रण दिया और कोने में रखी मेज पर चलकर बैठने के लिए कहा। यह विवाह समारोह मेरी मित्र के घर में था और वहां मैं पारिवारिक सदस्य की हैसियत रखती थी। उसे चाय नाश्ता देकर मैंने कहा, आपका मोबाइल बहुत अच्छा है। आज तो आपने बहुत तस्वीरें खींची हैं, मुझे दिखाइएगा। मेरे मुख से आदर सूचक आप संबोधन सुनकर वह संकुचित होता सा लगा, लेकिन उसके चेहरे पर वही स्वयं को विशिष्ट मानने का दर्प दिपदिपा उठा। जाने क्यों मुझे लगा कि उसकी माँ की नासमझी से ही वह युवक उद्दंड हुआ है। मेरे मन में उसकी प्रतिभा को नई दिशा देने की एक ललक सी जगी और मैं उसकी किसी तरह मदद करने के लिए उत्सुक हो उठी। बचपन से ही लोगों के मन को उनके व्यवहार से समझने की कोशिश करने में मेरी रुचि थी। शांतनु से मैंने अंतरंगता से बात करना प्रारंभ किया। वह बड़ी शालीनता से मेरे प्रश्नों का उत्तर देता रहा। लग ही नहीं रहा था कि वह कोई उद्दंड युवक है। मैंने शांतनु से उसके नाम का अर्थ पूछा। वह बोला, मेरा नाम महाराज शांतनु का नाम है, जो मेरे बाबा जी ने रखा था। मेरे बाबा बहुत विद्वान थे, हर समय पढ़ते लिखते रहते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। पर मेरी माँ उनसे चिढ़ती रहती थी कि अपनी तरह वे मुझे भी कलम घिस्सू लेखक बना देंगे। मेरी माँ का कहना है कि तेरे बाप को तेरे बाबा ने ठीक से पढ़ाया होता तो वे आज डॉक्टर या इंजीनियर होते, लेकिन उन्हें तो अपने ही लिखने पढ़ने से फुर्सत नहीं थी। तेरे बाप राम के भरोसे पढ़ते रहे और ऑफिस के बाबू बनकर रह गए। मैंने पूछा, तुम्हारी आजी कैसी हैं? वह बोला, आजी भी बहुत प्यार करने वाली हैं, पर वे गांव में रहती हैं। उनका यहाँ शहर में मन नहीं लगता। कभी कभी आती हैं, पर माँ की किचकिच से ऊबकर जल्दी वापस चली जाती हैं। मेरा मन करता है कि आजी के पास रहूं, पर वहाँ गांव में अच्छे स्कूल नहीं है। दूसरी बात यह कि माँ का कहना है कि आजी के लाड़ दुलार में मैं और बिगड़ जाऊंगा। कहते कहते उसकी आंखों में एक क्रूर सा भाव चमक आया। देखूं कैसे सुधारती है मेरी माँ मुझे। उन्हें तो मेरी दीदी को ही स्पेशल बनाना है और सबसे उसी की तारीफ करती रहती हैं। उसके व्यवहार की गुत्थी मेरी समझ में आ गई। मैंने उसे फिर कुरेदा, ऐसा क्यों कहते हो? माँ के लिए तो उसका हर बच्चा स्पेशल होता है, प्यारा होता है। वह सिर हिलाकर जोर से लगभग चिल्लाकर बोल उठा, नहीं, यह झूठ है। मैंने देखा उसकी आवाज सुनकर लोग हमारी तरफ देखने लगे हैं। वह कुछ शर्मिंदा सा होते हुए बोल उठा, सॉरी। मैंने अपना मैत्री का हाथ बढ़ाते हुए कहा, शांतनु, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे अपनी हर बात कह सकते हैं। आपको क्या परेशानी है, मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे अपनी दोस्त मानेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, क्या सचमुच आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगी? लेकिन मेरी दोस्ती ज्यादा दिन टिकती नहीं है। जल्दी ही मुझसे और मेरे व्यवहार से ऊबकर लोग मेरी दोस्ती से कुट्टी कर लेते हैं। मैंने उसके हाथों को दबाकर कहा, नहीं, अब की ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनी रहूंगी। उसने पूछा, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? आप लड़की हैं, दोस्त कहूंगा तो आपको शर्म आएगी। आप ही बताइए ना कि मैं आपको क्या कहूं। देखो शांतनु, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूं। आप मुझे दीदी, बुआ, माँ, चाची कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको किसी रिश्ते में नहीं बांधूंगी, दोस्त ही बनाऊंगी।
दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता सगा नहीं होता। आपके दोस्त कहने पर मुझे शर्म नहीं आएगी, अच्छा लगेगा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। चाय समाप्त हो गई थी। मुझे किसी काम से बुलाया जा रहा था। मैं चलने लगी तो वह बोला, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। अब फिर कब मिलेंगी? मैंने कहा, मैं खाली हो जाऊंगी तो तुम्हें ढूंढ कर बुला लूंगी। वह खुश होकर बाहर चला गया। मुझे बुलाया गया था कि आरती का थाल सजवा दूं। लड़कियां बड़े तन्मय भाव से थाल सजा रही थी। उन्हें थोड़ा सा सुझाव और दिया तो बहुत सुंदर थाल सज गया। मैंने शांतनु की माँ से कहा, शांतनु को बुलाकर कहिए कि इस आरती के थाल की फोटो खींच ले। वह आ भर कर बोली, दीदी, वह मेरी सुनता कहाँ है। मैं जो कहूंगी वह उसका उल्टा ही करेगा। मैं उन्हें लेकर एकांत में चली गई और पूछा, ऐसा क्यों करता है वह? आपने कभी जानने की कोशिश की? वह रोने लगी। दीदी, मेरी बेटी मेरे पूरे कहने में है। जैसा मैंने चाहा उसने कर दिखाया। वह बहुत मेहनती लगनशील है। वह ससुराल चली गई है, नहीं तो आपसे मिलवाती उसे। वह सर्वगुण संपन्न है, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन यह बेटा, इसने मुझे बहुत निराश किया है। इसका ना पढ़ने में जी लगता है और ना किसी काम में। बचपन से ही यह जो कहा जाता है उसका उल्टा ही करता आया है। बहन तो इसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती। जब से वह चली गई है यह और आजाद हो गया है। वह थोड़ा इस पर कंट्रोल करती थी। मैंने पूछा, दोनों बच्चों में उम्र का कितना अंतर है? वह बोली, 5 वर्ष का। आपने बेटी को कहाँ तक पढ़ाया? पायल बोली, दीदी, मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया उसकी पढ़ाई में। मैं 3 भाइयों की अकेली बहन थी, पर भाइयों को हमारे माता पिता ने बाहर भेजकर खूब पढ़ाया लिखाया और मुझे गांव कस्बे के स्कूल में पढ़ाया। मैं दिन भर घर का काम करती थी। हमारा संयुक्त परिवार था। रोज कोई ना कोई मेहमान बना रहता था। चाचा ताऊ के लड़के भी कुछ खेती में काम करते थे, कुछ व्यापार का। इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाना पड़ता था। सारे कामों में मुझे जुटना पड़ता था। बीच में समय निकालकर पढ़ना बड़ा मुश्किल था। मैं रात में सबके सो जाने पर पढ़ती थी और सबके साथ ही मुझे जग जाना पड़ता था। सबका कहना था कि लड़कियों को घर गृहस्थी का काम आना चाहिए, पढ़ लिख कर नौकरी थोड़ी करनी है। दीदी, मैं अपने अभाव की पूर्ति अपनी बेटी से करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे पूरा मौका दिया। लेकिन अपने बेटे की ओर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान तो दिया, पर बेटा मेरे कहने में शुरू से ही नहीं रहा। हमारे पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता शुरू से ही लड़कों को अधिक महत्व देती आई है। मैं उस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। लेकिन पायल, इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश में अपने बेटे के भविष्य की चिंता क्यों नहीं की? यदि मैं कहूं कि उसके उद्दंड होने के पीछे तेरा अपने दोनों बच्चों के प्रति अलग अलग व्यवहार जिम्मेदार है, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी भी समय है कि आप अपनी भूल का सुधार कर लें। तुम अपने बेटे को विश्वास दिलाओ कि उसकी प्रशंसक हो, शुभ चिंतक हो और उसकी बहन से कम उसका महत्व नहीं है। पायल एकटक मेरी ओर देखने लगी, फिर बोली, दीदी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आपकी बात सच हो सकती है? क्या मेरा बेटा मेरे कहने में आ सकता है? क्या उसे मैं एक सभ्य, सुशील और सफल आदमी बना सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ पायल, ऐसा ही होगा। किंतु जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही व्यवहार शांतनु के प्रति करना होगा। तुम्हें उसका विश्वास जीतना होगा। उसे यह लगना चाहिए बहन से कम उसका महत्व नहीं है। तुम्हारी बेटी को भी अपने भाई की शुभचिंतक होने का विश्वास दिलाना होगा। इसके लिए किसी तरह के अलग प्रयत्न की जरूरत नहीं है। बस केवल बातचीत और व्यवहार से सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि अब वह बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया है। अब परिवार की जिम्मेदारी उसकी है। मैं अपनी ओर से भी उसे आप लोगों के प्रति अविश्वास के स्थान पर विश्वास जमाने का प्रयास करूंगी। मुझे लगा कि बात पायल की समझ में आ गई है। मेरे दोबारा याद दिलाने पर कि शांतनु को आरती के थाल की फोटो खींचने के लिए बुलाना है, वह शांतनु को ढूंढने के लिए उठ गई। तब तक देखा कि शांतनु इसी ओर आ रहा है। पायल ने पुकारा, शांतनु बेटा,
तुम्हारी दोस्त ने कहा है कि तुम आरती के थाल की फोटो खींच लो। शांतनु के चेहरे पर एक नया भाव दिखाई दिया और वह उत्साहित होकर आरती के थाल का फोटो खींचकर मुझे दिखाने के लिए ले आए। मैंने उसकी प्रशंसा में कहा, फोटो का थाल वास्तविक थाल से अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। मैंने और लोगों को वह चित्र दिखाया, पायल को भी। पायल के मुंह से अनायास निकला, अरे, मेरा बेटा इतना अच्छा फोटोग्राफर है, मुझे पता ही नहीं था। माँ के मुख से प्रशंसा सुनकर शांतनु का चेहरा निर्विकार रहा और लोगों की प्रशंसा से उसका चेहरा खिल उठा था। विवाह उत्सव की गहमागहमी के 2 दिन बीत गए। शांतनु से ज्यादा बात करने का मुझे समय नहीं मिला और सबके वापस लौटने की तैयारी हो गई। मुझे लग रहा था कि शांतनु मुझसे बात करने के लिए उत्सुक और बेचैन है। मैंने चलते समय शांतनु के सामने ही उसकी माँ से कहा, पायल, अभी तो छुट्टियां बची हैं, तुम शांतनु को लेकर इलाहाबाद आओ। मैं तुम लोगों को संगम स्नान कराऊंगी और शांतनु को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां का म्यूजियम और अन्य स्थान दिखाऊंगी। अभी मेरी भी छुट्टियां हैं। पायल ने हामी भरते हुए कहा, हाँ दीदी, मैंने कभी संगम स्नान नहीं किया है, आने का बहुत मन है। शांतनु के पिताजी को भी साथ लाऊंगी। हम जल्दी ही आपके मेहमान बनेंगे। आप मेहमान बनकर नहीं, अपने घर आएंगी, शांतनु के दोस्त के घर। शांतनु से मेरी दोस्ती पक्की हो गई है, क्यों शांतनु? शांतनु हकबकाकर माँ की ओर देखने लगा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, हम अपने बेटे के दोस्त के घर आएंगे और खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे। मैं इलाहाबाद पहुंची। उसके चौथे दिन ही शांतनु का परिवार हमारे घर आ गया। शांतनु के पिता बहुत सरल स्वभाव के विनम्र व्यक्ति थे। मुझे लगा कि वे पत्नी से बहुत दबे दबे से रहते हैं। पायल जब भी अपने भाइयों की बड़ी नौकरी, बड़ी हैसियत और उनके ऐशो आराम की चर्चा करने लगती तो शांतनु और उसके पिता दोनों के चेहरे बुझे बुझे से लगते। ऐसा लगता कि उन्हें यह महसूस हो रहा हो कि पायल हमें छोटा दिखाने के लिए ही अपने भाइयों के रुतबे को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। मैंने रसोई में मदद करने के लिए आ गई पायल से कहा, पायल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम अपने मायके और भाइयों के वैभव का बखान करती है तो तुम्हारे पति अपनी हीनता का अनुभव करके उदास होने लगते हैं और पिता की उदासी से शांतनु भी व्यथित होता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। पायल का मुंह खुला रह गया। फिर उसकी आवाज फूटी, दीदी, आप कैसे यह सब समझ लेती हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उल्टे तो मैं यह सोचती थी कि उनसे तुलना करने पर इनके मन में भी और अधिक उन्नति करने, परिश्रम करने और सफलता पाने की चाह पैदा होगी। जितना मिला है उसी में संतोष करके बैठ जाने से तो काम चलने वाला नहीं है। आगे भी खर्चे बढ़ेंगे। उनकी प्रशंसा से इनको दुख पहुंचेगा, यह तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वे भी तो अपने ही परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बराबर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मेरी बेटी तो अपने मामा लोगों के गुण गाते थकती नहीं। उसकी पढ़ाई लिखाई में उसके लिए महंगी महंगी किताबें, कंप्यूटर आदि मेरे भाइयों ने ही लाकर दिया था। मैंने देखा कि शांतनु हमारे पीछे रसोई के दरवाजे पर खड़ा है। माँ की बातें सुनकर शांतनु के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था, ऐसा मैंने भांप लिया था। इसलिए मैंने धीरे से पायल का हाथ दबा दिया। पायल ने मेरी आंखें पीछे खड़े शांतनु के चेहरे पर गड़ी देखकर उधर देखा और मेरा आशय समझ गई। उसने शांतनु से ही प्रश्न किया, कुछ चाहिए क्या शांतनु? वह बिना उत्तर दिए मुड़ गया और बाहर जाकर लॉन में बैठ गया। पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मेरा हाथ थामकर अपनी आंखों से लगा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई थी। मैंने उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे, आप चिंता ना करें। पायल ने स्वयं कहा, दीदी, मैं रसोई संभालती हूँ, आप शांतनु के पास हो आइए, लगता है कि वह आपसे कुछ बात करने आया था। मैंने हलवे की प्लेट और पानी ट्रे में रखा और शांतनु के पास बाहर लॉन में चली गई। देखा शांतनु एकटक आकाश की ओर देखता हुआ बैठा था। मैंने उसे हलवे की प्लेट थमा दी और उसी के पास बैठ गई। उसने धीरे धीरे हलवा खाना शुरू किया और पूछा, आपने खाया? बहुत अच्छा बना है। आपकी माँ ने बनाया है, कह रही थी कि शांतनु को हलवा बहुत पसंद है। शांतनु के चेहरे पर उपेक्षा का भाव उभर आया
और उसने हलवे की प्लेट नीचे रख दी। मैंने पूछा, क्यों? अभी तो तुम्हें हलवा पसंद आ रहा था। हाँ, लेकिन मैं समझा था कि आपने बनाया है। तो इससे क्या, हलवा तो वही है, किसी ने भी बनाया हो। नहीं, वही है, लेकिन फर्क पड़ता है बनाने वाले की भावना से। माँ जिस प्यार के साथ दीदी के लिए बनाती थी, मेरे लिए नहीं बना सकती। पहले दीदी को खिलाती थी, फिर मुझे। आज भी दीदी यहाँ होती तो पहले उसी को खिलाती। आप नहीं जानती, मैंने कोई चीज पहले लेने की जब भी जिद की तो मेरी पिटाई हुई। कभी माँ ने पीटा तो कभी दीदी ने। मैं दीदी को या उसकी किसी चीज को छू भी दूं तो दीदी तुरंत माँ से मेरी शिकायत करती थी और मुझे डांट पड़ती थी। अभी जिन मामा लोगों की तारीफ माँ कर रही थी, वे भी पहले दीदी को गिफ्ट देते हैं, तब मुझे, क्योंकि वे जानते हैं कि माँ को यही पसंद है। अपनी बात पूरी करते करते शांतनु का गला भर आया था। आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने रुमाल से उसका मुंह पोंछते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे चुप कराने लगी। इस समय उसे समझाना या कुछ कहना व्यर्थ था। इसका उल्टा असर भी पड़ सकता था। मैंने उसे अपने हाथ से पूरा हलवा खिला दिया और उसे वहीं छोड़कर बर्तन उठाकर वापस लौट आई। देखा तो पायल मेरी राह देखती खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे। मैंने पायल का हाथ पकड़कर भीतर बुलाया और उसे संक्षेप में शांतनु के मन की कड़वाहट और दर्द की बात बता दी। पायल रो पड़ी। दीदी, मेरा ही बच्चा मेरे इतना खिलाफ हो गया है। उसके मन में मेरे लिए इतना जहर भर गया है। मैं नहीं जानती थी। क्या यह कड़वाहट मिट सकती है? मैंने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही उसकी बहन को और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी उसके मन में विश्वास जगाना पड़ेगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं उसे ऐसा न लगे कि मेरी बहन के घर से जाने के बाद मेरी इज्जत और महत्व बढ़ गया है, बल्कि यह लगे कि बहन अब बड़ी हो गई है, जिम्मेदार हो गई है और भाई भी समझदार हो गया है, इसीलिए उसे महत्व दिया जा रहा है। तुम्हें भी उसके मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि तुम उसके बचपने के कारण उसे डांटती थी और उसे अच्छा और सफल व्यक्ति बनाने के लिए कठोर अनुशासन में रखती थी। अब वह अच्छा आदमी बन गया है और अपनी जिम्मेदारी समझने लायक बन गया है, इसीलिए उसे महत्व दे रही हो। साथ ही उसे जिम्मेदारी के काम देना शुरू करना होगा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार के प्रति भी विश्वास जगेगा। उसे कहीं से भी यह नहीं लगना चाहिए कि उसे उपदेश दिया जा रहा है या उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आभास यदि उसे हुआ तो वह विद्रोह कर सकता है। पायल बहुत गंभीरता के साथ सारी बातें सुनती रही और बोली, दीदी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे राह दिखाई। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को भी समझा दें कि उसे अपने भाई के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसके प्रति भी उसका मन साफ हो जाए। मैं शिखा को आपसे मिलने इलाहाबाद आने को कहूंगी। पायल सपरिवार वापस लौटी। शांतनु ने चलते समय मुझसे आग्रह किया कि मैं उसके घर आऊं। कहकर उसने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे कि कहना चाह रहा हो कि माँ, आप भी इन्हें आमंत्रित कीजिए। माँ के प्रति विश्वास की ओर बढ़ा उसका यह संकेत मुझे अच्छा लगा। पायल ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, दीदी, मेरे लिए भी और अपने दोस्त के लिए भी आपको जल्दी ही आना पड़ेगा। हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। शांतनु के पिता के चेहरे पर भी तटस्थ भाव हटकर एक आत्मीय भाव झलक आया था। अभी तक वह घर में ऐसे थे कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, मैं भी आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप आएंगी ना? दूसरे दिन शांतनु और पायल का फोन अपनी सकुशल पहुंच तथा मेरे आतिथ्य के प्रति धन्यवाद देने के लिए आया। थोड़ी ही देर बाद शिखा का फोन आया। हेलो आंटी, मैं शिखा बोल रही हूँ। माँ ने कहा है कि मैं आपसे फोन पर बात करके आपकी सुविधानुसार अपना इलाहाबाद आने का कार्यक्रम बनाऊं। माँ शांतनु को लेकर बहुत चिंतित है। मैंने उसे अगले रविवार को आने के लिए कहा। साथ ही मैंने उससे कहा कि वह शांतनु से बात करके उसे भी अपने साथ यहाँ आने के लिए कहे। दूसरे दिन शांतनु का चहकता हुआ स्वर फोन पर सुनाई दिया। मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन उसके स्वर में एक संदेह की ध्वनि भी बाद में सुनाई दी। शिखा दीदी का हुक्म है कि मैं उन्हें लेकर आपके पास आऊं।
कहीं और जाना होता तो मैं मना कर देता, लेकिन आपके पास आना है इसलिए मना नहीं किया। शांतनु शिखा के साथ आया तो यहाँ पर उसका बदला व्यवहार देखकर शिखा भी हैरान थी। शिखा ने रसोई में मेरी मदद करने के बहाने आकर मुझसे पूछा, आंटी, आपने तो लगता है जादू की छड़ी से मेरे भाई को बदल दिया है। आगे आपका क्या कार्यक्रम है? आप हमारे गांव कब चल रही हैं? मैंने शिखा से कहा कि पहले तुम अपने भाई को प्रेम से जलपान कराओ और खुद भी उसके साथ करो। यह सामान ले चलो, मैं भी आती हूँ। शांतनु ने देखा कि शिखा उसके लिए जलपान ला रही है और मनुहार करके परोसकर खिला रही है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ससुराल जाते ही शिखा इतनी बदल गई है। वह बहन की ओर ध्यान से देख रहा था। मेरे आते ही नजरें चुरा ली। ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसकी कोई कमजोरी पकड़ ली हो। वह सावधान होकर बैठ गया। सबने नाश्ता किया और आज आराम करके कल कहीं घूमने चलने का कार्यक्रम तय हुआ। परसों सुबह मुझे उन दोनों के साथ उनके गांव जाना था। शांतनु अलग कमरे में लेटा था और शिखा मेरे पास। मैंने शिखा को समझाया कि इस प्रकार छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण शांतनु के मन में कुछ गुत्थियां बन गई हैं, किंतु ये गुत्थियां इतनी जटिल नहीं है कि सुलझाई ना जा सके। इन्हें आपसी विश्वास और प्रेम से आसानी से सुलझाया जा सकता है और इस प्रयास में तुम्हारी सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि तुम्हें ही यह सिद्ध करना होगा कि तुम उसकी प्रतिद्वंदी नहीं, सबसे बड़ी शुभचिंतक हो। तुम्हें भाई के सामने यदि झुकना भी पड़े तो अपनी जिद और व्यवहार की गलतियां स्वीकार करके झुक जाना चाहिए। तभी तुम्हारा अड़ियल छोटा भाई अपने व्यक्तित्व को सही दिशा में विकसित कर पाएगा। उसके भीतर स्वाभिमान के नाम पर उगे दंभ को तुम्हारी विनम्रता ही हटा सकती है। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार सुनिश्चित करना होगा। उसे कहीं से भी यह नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे सुधारने के लिए कोई कोशिश कर रही हो। बस उसे यही लगना चाहिए कि तुम्हारा अपने भाई के प्रति असीम प्यार ससुराल जाकर उससे दूर होते ही उसका महत्व समझकर उमड़ पड़ा है। तुम्हें अपनी बातचीत में भी यह भाव प्रकट करना होगा कि भाई के बिना वहां तुम कितनी अकेली हो गई हो। सोकर उठते ही शांतनु हमारी ओर आता दिखा। मैं चाहती थी कि वह मेरी और शिखा की बातचीत सुने, इसलिए मैं शिखा से बात करने लगी और संकेत से उसे बता दिया कि शांतनु सुन रहा है। शांतनु को यह आभास नहीं था कि हमारी यह बातचीत उसे सुनाने के लिए ही हो रही है। शिखा कह रही थी, आंटी, ससुराल जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने भाई को कितना प्यार करती हूँ। उसके बिना मेरा वहां मन ही नहीं लगता। मैं इससे कितना लड़ती थी, अपना सारा काम इसी से कराती थी। वहां मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है। मैं बीमार रहूं तो भी स्वयं ही उठकर पानी लेकर पीना पड़ता है। मेरा भाई भी मुझे बहुत चाहता है। माँ कह रही थी कि मेरे जाने के बाद वह बहुत उदास रहता है। सचमुच आंटी, भाई बहन के प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है। हम दोनों महसूस कर रहे थे कि शांतनु पीछे खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। मैंने शिखा को टोकते हुए कहा, शिखा, तुम मुझे आंटी मत कहो, तुम मुझे मासी कह सकती हो या शांतनु की तरह अपना दोस्त कह सकती हो। लेकिन नहीं नहीं, दोस्त तो केवल शांतनु ही है, मेरा इकलौता प्यारा दोस्त। तुम मुझे मासी ही कहो। मेरी बात पूरी होते होते शांतनु हमारे पीछे से आकर सामने बैठ गया। हम दोनों ने ऐसा चौंकने का अभिनय किया कि जैसे हमारी चोरी पकड़ ली गई हो। मैंने पूछा, शांतनु, तुम कब जग गए? पहले चाय पियोगे कि खाना लगाया जाए? शांतनु ने उत्तर दिया, जैसा आप लोग चाहें वही मेरे लिए भी ठीक है। शांतनु का यह उत्तर युद्ध विराम कर शांति का संदेश दे रहा था। हम दोनों ही प्रसन्न हुए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।